हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो कंपलसरी पेपर है शिक्षा या फिर डेवलपमेंट्री एजुकेशन यानी कि विकासात्मक शिक्षा या फिर कहें तो समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मैंने फर्स्ट यूनिट को कम्प्लीटली कवर किया है। फिर चाहे फर्स्ट यूनिट का वो वैदिक काल हो, बौद्ध काल हो या फिर मध्यकाल हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। इस वीडियो में मैंने तीनों कालों का जो है वो तुलनात्मक अध्ययन किया है। कभी कभी पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक काल, बौद्ध काल और मध्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। पहले में है कि तुलना का आधार, कि किस आधार पर हम तुलना करने वाले हैं, फिर वैदिक काल शिक्षा, फिर बौद्धकालीन, फिर मध्यकालीन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम समयावधि की। तो वैदिक काल की समयावधि जो है ये 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध काल की समयावधि 600 ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक मानी जाती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो वैदिक काल की अवधि है वो ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है, जबकि जो बौद्ध काल की शिक्षा है वो ईस्वी से 12वीं ईस्वी तक रही है, मतलब कि 600 ईस्वी से और 1200 ईस्वी तक रही है। मध्यकालीन शिक्षा जो है ये 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रही है। कहीं कहीं पर मध्यकालीन शिक्षा को 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक भी माना जाता है, क्योंकि जो है 17वीं शताब्दी में हमारे यहाँ पर अंग्रेज आ गए थे, तो उनकी शिक्षा का प्रभाव पड़ने लगा था। अब हम बात करेंगे शिक्षा के अर्थ की, कि तीनों काल में शिक्षा का क्या क्या अर्थ हुआ करता था। तो जो वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था है वो भारतीय शिक्षा का सबसे पहला स्वरूप थी। वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान तथा विद्या की प्राप्ति करना था। शिक्षा व्यक्ति को सभ्य तथा उन्नत बनाने वाली प्रक्रिया थी, यानी कि शिक्षा जो थी वो एक प्रोसेस थी जिससे ह्यूमन को सिविलाइज्ड और अच्छा बनाया जाता था। इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया थी। बौद्ध काल में शिक्षा का अर्थ विद्यार्थी को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाना था, यानी कि उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था। बौद्ध काल की शिक्षा जन शिक्षा नहीं बन सकी, क्योंकि बौद्ध काल में जो शिक्षा लेने का अधिकार था वो सिर्फ 3 वर्गों को ही दिया गया था, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल हैं, जबकि शूद्रों को वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार नहीं था। परंतु बौद्ध काल में शिक्षा को व्यावहारिक स्वरूप प्राप्त हुआ। व्यावहारिक शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो गई। यह शिक्षा कर्मकांड के स्थान पर करुणा प्रधान थी। सभी को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने लगे। ठीक है, इसके बाद का बात करेंगे हम मुस्लिम काल में। मुस्लिम कालीन शिक्षा का अर्थ कुछ भिन्न था। शिक्षा से मुस्लिम धर्म का प्रचार तथा प्रसार करना ही मुस्लिम शासकों और शिक्षकों का उद्देश्य था। मतलब वो लोग शिक्षा सिर्फ इसीलिए देते थे ताकि उनके धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके। इनकी शिक्षा से तात्पर्य भौतिक जीवन को सुलभ बनाना और बादशाह को सर्वोपरि मानते हुए उसकी आज्ञा का पालन करना सिखाना था। मतलब जो बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी, सॉरी फ्रेंड्स, जो मुस्लिम काल में शिक्षा दी जाती थी उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि जो है हमारा जो भौतिक जीवन है वो अच्छा हो सके, और जो बच्चा शिक्षा ले रहा है वो अपने बादशाह के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे। शिक्षा को इस्लामिक सभ्यता के प्रचार तथा प्रसार के लिए प्रयोग किया जाता था, और वो लोग इसलिए भी पढ़ाते थे ताकि जो है इस्लामिक सभ्यता का प्रचार प्रसार हो सके। अब हम बात करेंगे शिक्षा के माध्यम की। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम, फ्रेंड्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी, और मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम अरबी फारसी भाषा थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा तुलना का आधार है वो है शिक्षा के उद्देश्य, कि तीनों कालों में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। बौद्ध काल की शिक्षा के उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना, जीविकोपार्जन तथा कला कौशल का गुण विकसित करना, नैतिक और चारित्रिक विकास करना, बालकों में ज्ञान का विकास करना और छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्देश्य था वैदिक काल की शिक्षा का। क्या कि छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना, और जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, इस बात का उनको ज्ञान कराना कि बस आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करना है जीवन भर वो इसीलिए करना है ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। बौद्धकालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था जो धार्मिक शिक्षा का था, कि अष्टांग मार्ग द्वारा निर्वाण की
प्राप्ति हो सके, छात्रों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, विकास तथा प्रचार प्रसार करना। अपने देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार जो है बौद्ध लोग करना चाहते थे। इसीलिए आप लोग आज देखते हैं कि दुनिया के कम से कम 30 कंट्री में बौद्ध लोग रहते हैं और वो लोग भारत से निकलकर ही अन्य देशों में पहुंचे हैं, क्योंकि उन लोगों का प्राचीन काल में उद्देश्य था कि जो उनकी संस्कृति है वो दूर दूर तक फैले। धार्मिक शिक्षा देना और बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालकों का नैतिक और चारित्रिक विकास करना। अब देख लेते हैं मध्यकालीन शिक्षा यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, यानी कि जो कुछ भी है बस हमारा भौतिक जीवन है, हमें इसमें सुख मिल जाए तो सब कुछ सुखी है। इस्लाम धर्म का प्रचार तथा प्रसार करना, चूँकि मुस्लिम कालीन संस्कृति भारतीय संस्कृति से भिन्न थी और वो इस्लाम पर आधारित थी, इसलिए इस्लाम के अनुसार ही नैतिक और चारित्रिक विकास करना भी मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य था। शासक और शासन के प्रति वफादारी सिखाना, अरबी और फारसी भाषा का विकास करना। ये तो था परिचय। इसमें आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं एक एक पर तो इसको आप परिचय में भी दे सकते हैं कि परिचय में कैसे, कब से कब तक उसकी समयावधि थी, कब कैसे उनका क्या अर्थ था शिक्षा से, और क्या शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी और शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, ये आप परिचय में लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी। शिक्षा की विशेषताओं में लगभग सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो शिक्षा की विशेषताओं में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शिक्षा प्रणाली की, यानी कि टीचिंग मेथड क्या क्या हुआ करता था। वैदिक काल में शिक्षा जो है वो घर से दूर गुरुकुल में होती थी। गुरु मौखिक प्रवचन से ज्ञान प्रदान करता था, यानी कि गुरु का जो मेथड होता था वो लेक्चर मेथड होता था। विद्यार्थी उस ज्ञान का चिंतन और मनन करते थे, यानी कि विद्यार्थी जो है उसको रिफ्लेक्टिव लेवल तक सोचते विचारते थे। अब बात करेंगे हम बौद्ध काल की। तो बौद्ध काल में जो है वो शिक्षण मठों तथा विहारों में होता था और प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुस्लिम काल में शिक्षा निःशुल्क तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दी जाती थी। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण संस्थान की, यानी कि जो हमारे स्कूल्स होते थे वो कैसे होते थे। तो वैदिक काल में जो है शिक्षण संस्थान थे वो गुरुकुल तथा गुरुगृहों में शिक्षा दी जाती थी। ये नगर से बाहर उपस्थित होते थे, जबकि वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो मठों तथा विहारों में दी जाती थी। ये मठ तथा विहार नगरों के मध्य उपस्थित होते थे और बड़े भव्य हुआ करते थे। मध्यकाल में शिक्षण कार्य मदरसों और मकतबों में दिया जाता था। मदरसे मकतबे आज भी आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे कि देवबंद का मदरसा वो काफ़ी फेमस मदरसा है। इसके बाद शिक्षा के प्रमुख केंद्र, यानी कि जो शिक्षण संस्थान थे वो कहाँ कहाँ पर हुआ करते थे। हरिद्वार कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय आज भी संचालित हो रहा है। काशी, कांची, प्रयाग और विश्व भारती भी अभी भी संचालित हो रहा है। ये कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो वैदिक काल में हुआ करते थे। बौद्ध काल के जो हैं फेमस कौन कौन से थे? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी विश्वविद्यालय। इनके बारे में फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा डिटेल से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी स्पेशली इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन करें, तक्षशिला का वर्णन करें, या विक्रमशिला का करें, या वल्लभी विश्वविद्यालय का करें। पिछली वीडियोस में मैंने आपको इनके बारे में भी डिटेल से बताया है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम मध्यकाल की कि मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे। तो मध्यकाल में दो तरह से शिक्षा दी जाती थी, एक मदरसों में, एक मकतबों में। जो मकतब होते थे उनमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और जो मदरसे होते थे उनमें उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो ये कहाँ कहाँ पर थे? ये फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, बदायूं और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहते हैं। ये एक जीके का फैक्ट था जो मैंने आपको बताया है। तो इन जगहों पर शिक्षा मध्यकाल में दी जाती थी। नेक्स्ट जो है वो है शिक्षा में प्रवेश की आयु, कि शिक्षा में जो है एडमिशन कितनी आयु में मिलता था। तो बौद्ध काल जो वैदिक काल है हमारा, वैदिक काल में जो प्रवेश है वो वर्णों के आधार पर होता था। मैंने आपको बताया था अभी कि जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी वो वर्णों के आधार पर दी जाती थी और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो जो शिक्षा में प्रवेश की आयु थी वो बाकी तीनों वर्ग के लिए अलग अलग थी। ब्राह्मण वर्ग के लिए जो शिक्षा
में प्रवेश की आयु थी वो 8 वर्ष थी और उनका जो प्रवेश होता था वो बसंत ऋतु में होता था। क्षत्रिय वर्ग की 10 वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य वर्ग की 12 वर्ष में और शीत ऋतु में। फ्रेंड्स, इन तीनों को आप अच्छे से रटकर याद करिएगा क्योंकि ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से बता देती हूँ। ब्राह्मण वर्ग 8 वर्ष वसंत ऋतु, अक्षत्रिय वर्ग 10 वर्ष ग्रीष्म ऋतु और वैश्य वर्ग 12 वर्ष शीत ऋतु। बौद्ध काल में शिक्षा का अधिकार जो है वो सभी को था। शिक्षा में प्रवेश की आयु सभी वर्गों के लिए समान थी, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग का बालक हो, क्योंकि बौद्ध काल में सिर्फ शिक्षा ऐसे लोगों को नहीं दी जाती थी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, जबकि बाकी सभी को बौद्ध काल में शिक्षा का अधिकार था। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा में प्रवेश की आयु है वो 6 वर्ष हुआ करती थी और जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो 6 ही वर्ष चला करती थी। यानी कि कैसे 6 वर्ष की आयु में प्रवेश लेकर बच्चा 6 साल तक ही प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करता था। मुस्लिम काल में शिक्षा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की अवधि में स्टार्ट होती थी। अब बात करेंगे हम, जब शिक्षा स्टार्ट होती थी इन तीनों ही कालों में, तो एक रस्म से बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया जाता था। आज भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो दही शक्कर खाते हैं, यानी कि वो क्या होता है, वो एक रस्म होती है। उसी तरह की कुछ रस्में तीनों कालों में होती थी। इनका भी हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है उपनयन संस्कार। ये वैदिक काल में होता था। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना या समीप ले जाना, यानी कि गुरु के पास ले जाना। इसमें सबसे पहले बच्चे के जो घर के वस्त्र होते थे वो उतार कर उसे ब्रह्मचार्य के वस्त्र पहनाए जाते थे। इसके बाद उसे मेखला धारण कराया जाता था। इसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण कर उसको यज्ञ वेदी के सामने समिधा दी जाती थी। समिधा आप समझते हैं फ्रेंड्स, समिधा होती है हवन कुंड में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, जिसको हम हवन में यूज करते हैं और जो वो सामग्री डालते हैं वो समिधा होते हैं। बच्चे को जनेऊ धारण करवाकर उसे गुरुकुल के नियमों का पालन करने का वचन मांगा जाता था। जब बच्चा वचन दे देता था तो उसको जो है टीचर अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता था। अब बात करेंगे हम बौद्ध काल के संस्कार की। तो जो बौद्ध काल का प्रवेश संस्कार होता था उसको पबज्जा संस्कार कहा जाता था। पबज्जा का जो वर्णन है वो बौद्ध काल के ग्रंथ विनय पिटक में है। विनय पिटक के अनुसार पबज्जा का वर्णन है मठों तथा विहारों में अस्वस्थ, विकलांग, चोर, राज्य द्वारा दंडित और राज्य कर्मचारियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्रवेश के समय छात्र अपने सिर के बाल मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करता था, यानी कि उसके सिर पर बाल नहीं होते थे और वह येलो कलर के कपड़े पहनता था। देन गुरु के चरणों में माथा टेक कर गुरु उनसे 3 प्रतिज्ञाओं को लेता था और वो उन 3 प्रतिज्ञाओं को ऊंचे स्वर में बोलकर वे प्रतिज्ञाएं करता था। इसके अलावा बच्चों को कुछ नियम भी बताए जाते थे। उन नियमों को स्वीकार करने के बाद ही बच्चों को एडमिशन मिलता था। अब ये 3 प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी थी? पहली थी बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरी थी धर्मम शरणम गच्छामि, तीसरी थी संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम काल के रस्म की। मुस्लिम काल में जो रस्म होती थी वो होती थी बिस्मिल्लाह खानी रस्म या बिस्मिल्लाह रस्म। इसको मुस्लिम काल में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। बिस्मिल्लाह का अर्थ है अल्लाह के नाम पर शुरू करता हूँ। ये वर्ड आज भी यूज किया जाता है। इसका एक बड़ा अच्छा सा मीनिंग है कि अल्लाह के नाम पर शुरू करता हूँ, यानी कि मैं कोई भी काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने ईश्वर को याद करके ही उस काम को शुरू कर रहा हूँ। रस्म के समय बालक के सभी संबंधी उपस्थित रहते थे, यानी कि उसके जितने भी रिलेटिव होते थे वो सभी होने चाहिए थे। मौलवी जो हैं वो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे और बच्चे से इन्हें दोहरवाते थे। मतलब पहले पंडित जी पढ़ेंगे या जो भी उनके मौलवी साहब थे वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो है बच्चे उनको फिर से पढ़ेंगे। पंडित जी गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मौलवी हुआ करते हैं मोमडन्स के यहाँ पे। तो जो मौलवी जी पढ़ते थे वही बच्चे साथ साथ दोहराते थे। यदि बालक को दोहराने में कोई कठिनाई होती या वो दोहरा नहीं पाता तो उसको सिर्फ बिस्मिल्लाह कह देना ही काफ़ी होता था। इस प्रकार बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे कि शिक्षक तथा छात्र के कैसे संबंध थे। यहाँ से भी फ्रेंड्स शॉर्ट क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। वैदिक काल में छात्र को शिष्य या फिर वत्स कहा जाता था,
ये आप नोट कर लीजिएगा। और गुरु को उपाध्याय कहा जाता था। शिष्य और गुरु में संबंध जो है मधुर और पिता पुत्र के समान होते थे। ये अक्सर पूछा जाता है कि वैदिक काल में कैसे संबंध गुरु और शिष्य में थे, तो कैसे थे? मधुर और पिता पुत्र के समान। बौद्ध काल में जो है विद्यार्थी को श्रमण या सामनेर कहा जाता था और शिक्षण कार्य करने वाले जो है यानी कि टीचर्स जो है वो भिक्षु या उपाध्याय कहलाते थे। दोनों के संबंध एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी और कर्तव्यनिष्ठ से। दोनों को संयमित जीवन व्यतीत करना होता था। मुस्लिम काल में छात्र को शागिर्द और शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था। गुरु तथा छात्र के मध्य संबंध तो अच्छे थे, लेकिन अगर छात्र गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते थे तो उनको शारीरिक रूप से दंडित किया जाता था। अब बात करेंगे हम शिक्षण अवधि। वैदिक काल में शिक्षण अवधि जो है वो प्रत्येक वेद के लिए 12 साल होती थी। यानी कि वैदिक काल में 4 वेद हुआ करते थे। अगर कोई एक वेद पढ़ना चाहता है तो उसको 12 साल पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 पढ़ना चाहता है तो 24 साल, 3 पढ़ना चाहता है तो 36 साल और चारों वेद पढ़ना चाहता है तो 48 साल का समय उसको लगता था। वैदिक काल में सामान्य शिक्षा 20 वर्ष की आयु तक चलती थी। यानी कि मैंने आपको बताया था 6 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाती थी, फिर 6 वर्ष तक वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता था और उसके बाद जो है 8 वर्ष तक उच्च शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अगर उसके बाद भी कोई पढ़ना चाहता था तो वो भिक्षु शिक्षा होती थी और वो 10 वर्ष की अवधि तक होती थी। इस काल में जो मध्यकाल था उसमें शिक्षा की कोई निश्चित टाइम पीरियड जो है वो निर्धारित नहीं किया गया था। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की, यानी कि टीचिंग टेक्निक्स की। वैदिक काल में जो है मौखिक अभ्यास, वाद विवाद तथा अनुकरण विधि आदि प्रयुक्त की जाती थी। इसके अतिरिक्त व्याख्यान, प्रवचन और कहानी विधि भी प्रयुक्त की जाती थी। बौद्ध काल में जो है वो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधि पूर्णतः मौखिक थी और छात्र को वर्णमाला लिखनी सीखनी होती थी। क्योंकि वैदिक काल में जो है लेखन कला का विकास उतना नहीं हो पाया था, बौद्ध काल में लेखन कला विकसित हो गई थी। उच्च स्तर पर शिक्षण में स्वाध्याय विधि यानी कि सेल्फ स्टडी मेथड, व्याख्यान विधि, देशाटन विधि, तर्क वितर्क विधि प्रयुक्त की जाती थी। मुस्लिम काल में जो है वो शिक्षण विधि व्याख्यान या भाषण विधि, प्रयोग विधि, तर्क विधि, अनुसरण विधि, अभ्यास विधि, स्मरण तथा स्वाध्याय विधि प्रयोग की जाती थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मॉनिटरिंग प्रणाली जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मॉनिटर प्रणाली की शुरुआत भी मुस्लिम काल से ही हुई थी। क्योंकि मुस्लिम काल में क्या होता था, जो बड़ी क्लास के बच्चे थे वो छोटी क्लासेस को पढ़ाते थे ताकि उनकी खुद की भी स्टडी अच्छी होए और वो छोटे बच्चों को पढ़ा भी सकें। तो उस वजह से वहाँ से मॉनिटरी प्रणाली की जो है स्टार्ट हुई। जो मॉनिटर प्रणाली है ये कहाँ से शुरू हुई, ये हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम की। वैदिक काल में पाठ्यक्रम 2 विधाओं में बटा हुआ था, जो इस प्रकार है। कैसी? कौन कौन सी? एक परा और दूसरा अपरा। परा का अर्थ होता था अलौकिक, यानी कि इस दुनिया से परे। परा अर्थात ब्रह्मा या मोक्ष की प्राप्ति। इसके पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद और पुराण शामिल थे, जबकि अपरा जो है ये लौकिक यानी कि इसी दुनिया का। अपरा का अर्थ होता था सामाजिक ज्ञान या फिर सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने संबंधी शिक्षा। इसमें व्याकरण, भाषा, कौशल, भूगर्भ शास्त्र, राजनीति शास्त्र और सैन्य शिक्षा आदि शामिल हैं। बौद्ध काल में भी शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित था, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में बालक को सिद्धस्तु नामक एक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी, जिसमें कि 12 अध्याय और 49 अक्षर होते थे। इसके साथ ही इसमें पढ़ना, लिखना और साधारण गणित आदि शामिल था। जबकि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में 5 विधाएं शामिल की गई थी। कौन कौन सी थी 5 विधाएं? शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, तर्क विद्या, अध्यात्म विद्या और कला तथा शिल्प, यानी कि जो है वर्ड स्टडी या वर्ड एजुकेशन। इसके बाद जो है चिकित्सा, इसके बाद जो है रीजनिंग, इसके बाद जो है आध्यात्मिक, इसके बाद जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की। अब बात करेंगे हम मध्यकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम की। ये भी 2 भागों में बटा हुआ था, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम जो है मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। कुरान शरीफ की कुछ आयतें बच्चों को रटवाई जाती थी, यानी कि रोट लर्निंग होती थी।
अरबी तथा फारसी भाषा का बच्चे को ज्ञान कराया जाता था, जबकि उच्च शिक्षा में छात्रों को इतिहास, गणित, भूगोल, अरबी फारसी भाषाओं का ज्ञान तथा नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र, इसके साथ ही इस्लामी कानून और इतिहास की शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाता था। इतिहास लेखन की कला इस काल की सबसे महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि ये लोग अपना इतिहास लिखवाना पसंद करते थे। अब बात करेंगे हम अनुशासन की, यानी कि डिसिप्लिन की। वैदिक काल में जो स्टूडेंट्स होते थे वो सब अनुशासित होते थे, यानी कि वो अपने आप ही अनुशासन में रहना पसंद करते थे। उनको गुरु से किसी डांट डपट कर अनुशासन में रहने की कोई ऐसी जो है हैबिट्स नहीं डलवाई जाती थी। वो खुद से ही अनुशासन में रहते थे और छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी और विनम्र होते थे। दंड केवल इसलिए दिया जाता था ताकि बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो सके, यानी कि दंड के रूप में उनको सिर्फ प्रायश्चित करवाया जाता था कि आपने ये गलती की है, इसको सुधारिए। इसलिए छात्रों में स्व अनुशासन का गुण जो है वो विकसित हो जाता था। वैदिक काल में शारीरिक दंड का प्रावधान नहीं था, जबकि बौद्ध काल में जो है गुरु तथा छात्र दोनों का ही जीवन अनुशासित होता था और दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व निभाते थे। वो लोग खुद भी भिक्षा मांगने जाते थे, यानी कि टीचर्स, और बच्चे भी खुद ही भिक्षा मांगने जाते थे। और जो है बच्चे गुरु के प्रति पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ थे। वो जो मठ और विहार की व्यवस्था है उसमें भी टीचरों की हेल्प करते थे और मठों तथा विहारों के नियमों का कठोरता से पालन करते थे, और उन नियमों का पालन करना ही उन लोगों के लिए डिसिप्लिन था। मध्यकाल में जो है वो डिसिप्लिन थोड़ा अलग टाइप का था। मध्यकाल में अध्यापक के आदेशों और शिक्षण संस्थाओं के नियमों का कठोरता से पालन करना ही अनुशासन कहलाता था। नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रों को शारीरिक दंड दिया जाता था, उनको मुर्गा बनाया जाता था, बेतों से पीटा जाता था। तो बहुत ज़्यादा शारीरिक दंड की व्यवस्था मध्यकाल में थी। आज के शिक्षण में इसे क्या कहा जाता है? दमनात्मक अनुशासन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दमनात्मक अनुशासन किसे कहा जाता है? तो जब बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता था उसको दमनात्मक अनुशासन कहा जाता था। अब बात करेंगे हम परीक्षाएं तथा उपाधियां। वैदिक काल में परीक्षाएं मौखिक रूप से प्रतिदिन होती थी। दूसरा पाठ पढ़ाए जाने से पहले पहले पाठ की मौखिक परीक्षा ली जाती थी। उपाधियों वेदों के ज्ञान के आधार पर दी जाती थी, यानी कि जिसको जितने वेदों का ज्ञान होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है उपाधि दी जाएगी, यानी कि डिग्री। तो जो एक वेद पढ़ लेता था उसको स्नातक की डिग्री दी जाती थी, जो 2 वेद पढ़ लेता था उसको वशु, और जो 3 वेद पढ़ लेता था उसको रुद्र, और जो 4 वेदों का ज्ञाता होता था उसको आदित्य कहते थे। अब बात करते हैं बौद्ध काल की। बौद्ध काल में शिक्षा पूर्ण होने पर छात्रों की परीक्षाएं मौखिक रूप से होती थी। प्राथमिक स्तर पर अगर टीचर सेटिस्फाइड हो जाता था तो छात्रों को सफल घोषित कर दिया जाता था। इस स्तर पर कोई उपाधि नहीं दी जाती थी, जबकि उच्च स्तर पर भिक्षुकों का एक समूह जो है छात्रों की परीक्षा लेता था, यानी कि एक पैनल बैठता था और वो बच्चों से मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछता था, और जो छात्र सफल हो जाते थे उनको प्रमाण पत्र दिया जाता था, यानी कि उनको सर्टिफिकेट भी मिलता था और उनको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। मुस्लिम काल में भी ज्ञान अर्जन के आधार पर 3 अलग अलग तरह की उपाधियां दी जाती थी, जिनके नाम हैं फाजिल, काबिल और आमिल। फाजिल जो उपाधि है ये तर्क और दर्शन में विशेष योग्यता रखने वाले को दी जाती थी, यानी कि रीजनिंग और फिलोसफी वाले को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। काबिल में जो है वो अरबी और फारसी साहित्य का जो छात्र होते थे, जो अरबी फारसी साहित्य का ज्ञान रखते थे, उनको काबिल की उपाधि, और जो आमिल है वो मुस्लिम धर्म की योग्यता रखने वाले को दी जाती थी, यानी कि जो मुस्लिम नियमों का ज्ञान रखते थे और मुस्लिम धर्म के सभी बातों को समझ लेते थे, जान लेते थे, उनको आमिल की उपाधि दी जाती थी। अब हमने लगभग एजुकेशन के सभी एस्पेक्ट्स की बात कर ली है कि किस किस तरह एजुकेशन दी जाती थी, कितने टाइम पीरियड के लिए दी जाती थी, क्या उसका करिकुलम था, क्या टीचिंग मेथड थे, क्या टेक्निक्स यूज की जाती थी। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा का जो है समापन कैसे होता था, क्योंकि जब प्रवेश के समय संस्कार हुआ है तो समापन के समय भी कुछ ना कुछ तो होगा ही।
तो जो वैदिक काल में समापन होता था वो समापवर्तन संस्कार से होता था। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पूरी होने पर समापवर्तन संस्कार होता था। समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। समापवर्तक समारोह में सर्वप्रथम छात्र ब्रह्मचार्य के वस्त्र उतारकर गृहस्थ वस्त्र धारण करते थे। इसके बाद यज्ञवेदी के सामने बैठकर देवताओं की आराधना होती थी। इसके बाद गुरु छात्रों को गृहस्थ जीवन के प्रति अपने कर्तव्य पालन करने के लिए कहता था और समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन का उपदेश देता था। यानी कि फ्यूचर में आपको अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना है। जो बौद्ध काल में समापवर्तन संस्कार होता था उसको हम कहते थे उपसंपदा संस्कार। यह संस्कार 20 वर्ष की आयु में सामान्य शिक्षा पूरी होने के पश्चात होता था। उच्च शिक्षा पूरी होने पर जो छात्र गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे उनको उपसंपदा संस्कार करवाया जाता था और जो छात्र इसके आगे की शिक्षा प्राप्त कर आजीवन भिक्षु बनना चाहते थे उनका उपसंपदा संस्कार नहीं होता था। उन्हें आगे एक एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा 10 वर्ष की शिक्षा में प्रवेश मिल जाता था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भिक्षु आजीवन अविवाहित रहते थे। मध्यकाल में समापन कर जब एजुकेशन जो है समाप्त होती थी वहाँ पर इस तरह के किसी संस्कार की जो है व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि बच्चा जब चाहे एजुकेशन छोड़ सकता था। मतलब जब भी उसकी प्रारंभिक पूरी हो जाए तब छोड़ दो या उच्च पूरी हो जाए तब छोड़ दो। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य शिक्षाओं की जो इन कालों में दी जाती थी। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये बिल्कुल फुल डिटेल से है, इससे ज़्यादा डिटेल से आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। स्त्री शिक्षा। वैदिक काल में स्त्रियों के लिए पृथक गुरुकुल व्यवस्था नहीं थी, यानी कि अगर उनको शिक्षा प्राप्त करनी है तो उनको उन्हीं स्कूलों में जाना होगा, उन्हीं गुरुकुलों में जाना होगा जहाँ पर बॉयज जो है एजुकेशन लेते थे, लेकिन उनको शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। स्त्रियां भी ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, यज्ञ और शास्त्रार्थ में भाग लेती थी। तभी तो इस काल में अनेक विदुषी स्त्रियां हुई, जैसे अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, घोष आदि। बौद्ध काल में प्रारंभ में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में शिक्षा में प्रवेश लेने की अनुमति उन्हें मिल गई। मठों तथा विहारों में स्त्रियों के अलग रहने की व्यवस्था भी होती थी, यानी कि गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल्स भी होते थे। फिर भी बालिकाएं वहाँ पर कम ही प्रवेश लेती थी। क्यों? क्योंकि जो है संघों के नियम बहुत कठोर होते थे, उनका पालन करना उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता था। मध्यकाल में स्त्रियों को प्राप्त करने की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति तो थी, लेकिन पर्दा प्रथा होने के कारण लड़कियां शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं ले पाती थी। राजसी घराने, राजा महाराजाओं की जो लड़कियां होती थी वो अपनी लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था अपने महल में ही कर लेते थे, यानी कि टीचर जो है उनके महल में ही आके पढ़ा देते थे। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक शिक्षा की। शिक्षा प्राप्त कर छात्र अपनी आजीविका चला सके और अपने जीवन का जो है वो अच्छे से सुखपूर्ण व्यतीत कर सकें, इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान वैदिक युग में किया गया था। वैदिक काल में वाणिज्य की, चिकित्सा की और सैनिक शिक्षा तथा कला कौशल यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट की शिक्षा भी जो है दी जाती थी। वैदिक काल में छात्रों की रुचि यानी कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उनकी एबिलिटी के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य जो शिक्षाएं थी वो कृषि और वाणिज्य थी। इसके अलावा वहाँ पर कुटीर उद्योग जैसे भवन निर्माण, कताई, बुनाई, मूर्तिकला आदि की व्यवस्था भी की गई थी। बौद्ध काल में जो है वो सैन्य शिक्षा का अभाव था, यानी कि जो सैनिक शिक्षा है वो कम ही दी जाती थी। इस काल में व्यावसायिक शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ, इसलिए इसे व्यावसायिक शिक्षा का स्वर्णकाल माना जाता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन काल में व्यावसायिक शिक्षा का स्वर्णकाल किस युग को कहते हैं, तो ये वैदिक युग को कहते हैं। मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, क्योंकि राजा महाराजाओं को अपने राज्यों को मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए था कि लोगों के पास व्यवसाय हो, तभी तो वो कर देंगे और तभी राजाओं महाराजाओं के जो है
खजाने भरेंगे, तो ये इस तरह की शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। सैनिक शिक्षा के अलावा वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य कला और औषधि शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। वास्तुकला के बड़े बड़े उदाहरण फ्रेंड्स आप आज भी भारत में देख सकते हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब मध्यकाल की ही देन है। छात्रों को हस्तकला के अंतर्गत लकड़ी का काम, कपड़ा बुनना, कसीदाकारी, दरी बुनना, रेशम, मलमल और आभूषण बनाने की शिक्षा जो है दी जाती थी। ये ओवरऑल पूरा डिस्क्रिप्शन तीनों कालों का हो गया है। अब हम बात करेंगे इनके मूल्यांकन की, और जो आधुनिक शिक्षा है यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, इस पर वहाँ से क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक शिक्षा पर वैदिक काल का क्या प्रभाव है, मध्यकाल का क्या प्रभाव है, बौद्ध काल का क्या प्रभाव है। पहले हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन की। अगर आपसे मूल्यांकन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को हेडिंग बनाकर उनको डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हैं। तो वैदिक काल की शिक्षा का मूल्यांकन देखते हैं, जिसमें गुण दोष शामिल होते हैं। सबसे पहले गुणों की बात करेंगे, फिर दोषों की। शिक्षा जो है वैदिक काल में वो निःशुल्क होती थी। बच्चों की जो डेली लाइफ होती थी वो अनुशासित होती थी, और जो शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य था, यानी कि शिक्षा ऐसे ही नहीं दी जाती थी कि बस शिक्षा ले रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। शिक्षा जो है वो मीनिंगफुल थी। गुणवत्तापूर्ण पाठ्यचर्या, चारों वेदों का अध्ययन करना बहुत ही टिपिकल था, यानी कि जो है एजुकेशन और जो करिकुलम था वो क्वालिटी पूर्ण था। महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग, वैदिक काल की जो है लेक्चर मेथड आज भी हमारे बड़े बड़े कॉलेज में यूज किया जाता है। गुरुकुलों का शांत वातावरण और संस्कार प्रधान शिक्षा, ये सब थे गुण। अब दोषों की बात करते हैं कि शिक्षा जो है वो धर्म प्रधान थी, यानी कि जो वैदिक काल की शिक्षा थी वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थी, और वैदिक काल में रोट लर्निंग पर बल दिया जाता था। इसके बाद जो है वो जन शिक्षा की अवहेलना, क्योंकि एक वर्ग को वैदिक काल में शिक्षा से वंचित किया गया था। स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था न होना, स्त्री शिक्षा की भी उचित व्यवस्था वैदिक काल में नहीं थी। अब हम बात करेंगे बौद्ध काल के मूल्यांकन की। तो जो बौद्ध काल में शिक्षण संस्थाएं होती थी उन पर केंद्रीय प्रशासन होता था, यानी कि वहाँ पर एक हेड टीचर प्रिंसिपल भी होता था और एक टीचर्स का पैनल होता था जो शिक्षण संस्थाओं का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, यानी कि शिक्षण संस्थाओं का केंद्रीय प्रशासन। सभी को शिक्षा के समान अवसर, शिक्षा का जो अवसर थे वो बौद्ध काल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आधार पर दिए जाते थे। निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, वैदिक काल में जो है शिक्षा सभी को निशुल्क मिलती थी, जबकि बौद्ध काल में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा निशुल्क थी। इसके बाद की शिक्षा आपको कुछ ना कुछ देकर लेनी पड़ती थी। लोक भाषा के माध्यम से शिक्षा, यानी कि मदर टंग के माध्यम से शिक्षा जो है बौद्ध काल में दी जाती थी। गुरु शिष्य का जो जीवन था वो नियमित था, संयमित था। भव्य शिक्षण संस्थाओं का निर्माण भी बौद्ध काल में ही किया गया, जैसे कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी वो अपने समय की, जैसे तक्षशिला, जैसे विक्रमशिला। धार्मिक शिक्षा के स्थान पर मानवतावादी शिक्षा पर बल, और स्त्रियों के लिए भी उचित शिक्षण व्यवस्था जो है बौद्ध काल में की गई थी। अब बौद्ध काल की शिक्षा के दोष देख लेते हैं। मठों तथा विहारों के कठोर नियम हुआ करते थे। इस काल में हालांकि स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार था, लेकिन फिर भी स्त्री शिक्षा का जो है ह्रास हुआ है। अनुचित शिक्षा संगठन, सैन्य शिक्षा का अभाव इस काल में था, और धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अन्य धर्मों की शिक्षा जो है बौद्धकालीन शिक्षा में नहीं दी जाती थी। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा के मूल्यांकन की। तो मध्यकालीन शिक्षा के जो गुण थे वो निशुल्क शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था में राज्य का उत्तरदायित्व, यानी कि जो शिक्षा की व्यवस्था होती थी वो राजा द्वारा भी की जाती थी। राजा कुछ ना कुछ अनुदान जो है देता रहता था। छात्रों को प्रोत्साहन और छात्रवृत्ति की सुविधा। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि छात्रवृत्ति किस काल की देन है, तो छात्रवृत्ति मध्यकाल की ही देन है। शिक्षक का उच्च स्थान, यानी कि जो है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन मध्यकाल में हुआ करती थी। इतिहास लेखन और साहित्य रचना का विकास। मॉनिटर प्रणाली की शुरुआत, ये भी इम्पोर्टेंट है।
व्यावसायिक शिक्षा का उचित व्यवस्था और कला कौशल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति जो है मध्यकाल में हुई है। अब बात करेंगे हम इसके दोषों की। तो जो शिक्षण है या आर्थिक सहायता है वो मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में ही होता था, और जो आर्थिक सहायता होती थी वो भी केवल मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं को ही दी जाती थी, यानी कि राजा बस मोहम्मडन स्कूलों को ही इकोनॉमिकली हेल्प करता था। वैदिक शिक्षा की उपेक्षा जो है मध्यकाल में की गई। स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा, लेडीज़ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि वो पर्दे में रहती थी, इसलिए एजुकेशन जो है वो नहीं ले पाती थी। कठोर दंड प्रणाली, छात्रों को बहुत ज़्यादा दंडित किया जाता था। मुस्लिम साहित्य और धर्म के प्रचार पर बल और धर्म परिवर्तन पर बल, ये लोग अपना जो है धर्म चेंज करने पर भी बल देते थे। शिक्षा में जन शिक्षा की उपेक्षा। अब हम बात करेंगे कि आधुनिक शिक्षा में क्या क्या योगदान तीनों कालों की शिक्षा का रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल से जो है हमने आदर्शवादिता का गुण सीखा है। अनुशासन जो है वैदिक काल से ही आया है, और जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण की जो विधियां हैं वो भी वैदिक काल से निकल कर आए हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तर, यानी कि 1 वेद, 2 वेद, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, इस तरह जो शिक्षा के स्तर हैं वो वैदिक काल में भी हुआ करते थे। स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा, आज गर्ल्स और बॉयज़ को समान शिक्षा लेने का अधिकार है, ये वैदिक काल की ही देन है। वैदिक काल में व्यावसायिक शिक्षा की जो है वो शुरुआत हुई थी। शिक्षा व्यवस्था में राज्य और समाज दोनों का उत्तरदायित्व जो है ये वैदिक काल से ही हमें प्राप्त हुआ है। शिक्षा का अर्थ संकुचित और व्यापक, ये भी वैदिक काल की ही देन है। शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य, यानी कि कुछ ना कुछ जो है मेन पर्पज है एजुकेशन लेने का, और अध्यापक और छात्र के बीच जो है मधुर संबंध, ये भी वैदिक काल की ही देन है। अब हम बौद्ध काल की आधुनिक शिक्षा को देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा में क्या योगदान बौद्ध काल की शिक्षा ने दिया है। बौद्ध काल की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट, किसी भी रेस और किसी भी कंट्री का हो, सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। वे विद्यालय शिक्षा और कक्षों में शिक्षण की व्यवस्था, इससे पहले जो है एजुकेशन गुरुकुलों में पेड़ के नीचे कहीं पर भी दे देते थे, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से जो स्टार्टिंग हुई वो बौद्ध काल में हुई। विद्यालयों में पुस्तकालयों का निर्माण, लाइब्रेरी जो है वो भी बौद्ध काल से ही स्टार्ट हुई। गुरु और शिष्य के मधुर संबंध, शिक्षा की व्यवस्था जन शिक्षा के रूप में, यानी कि सभी को शिक्षा मिलने लगी थी। व्यावसायिक शिक्षा का विकास भी जो है वो बौद्ध काल में ही हुआ है। नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी बौद्ध काल में, आज भी दी जाती है। आप लोग देखते हैं कि एक अलग से जो है सिलेबस और बुक नैतिक शिक्षा की बच्चों को दी जाती है। अनुशासित जीवन जीने की कला का विकास, ये भी जो है बौद्ध काल से ही निकल कर आया है कि आपको खुद को कैसे सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। हालांकि वैदिक काल में भी सेल्फ डिसिप्लिन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और बौद्ध काल में भी। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की आधुनिक भारतीय शिक्षा में योगदान। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हंटर आयोग की बात करेंगे। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली हमारे देश में एक विदेशी पौधा थी। इससे भारत की शिक्षा का विकास उतना नहीं हो सका जितना कि उस समय की डिमांड थी, यानी कि जितना होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट एजुकेशन में मध्यकालीन शिक्षा से नहीं हुआ। फिर भी इस शिक्षा प्रणाली का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव हमारी आज की शिक्षा प्रणाली पर पड़ा है। शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का होना, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध करवाना, निश्चित स्तर तक शिक्षा का निःशुल्क होना, कालक्रम के अनुसार इतिहास लेखन तथा कला कौशलों की व्यवस्था कराना, ये सभी मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के ऐसे गुण हैं जो आधुनिक शिक्षा पद्धति पर भी अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, यानी कि आधुनिक काल में भी इन सब को यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था। कुछ कॉलेज में इसको एक असाइनमेंट के रूप में भी बनवाया जाता है, तो अगर आप इसका असाइनमेंट बना रहे हैं तो भी आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर
आराम से इसको बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसको आराम से। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, अपना कमेंट जरूर छोड़िए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।